हाँ जी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे थे। दैट इज इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? सेल आएगा। सेल्स में से परचेजेस लेस होगी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। दिस इज द परचेज। देन ग्रॉस प्रॉफिट निकले आएगा, लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हुए, यानी कि काम करते हुए जो जो एक्सपेंसेस हुए वो लेस किए जाएंगे। देन टैक्स लेस होगा उसमें से। देन हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस कर दिया जाएगा, ये भी अर्निंग बिफोर है। टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, इन तीनों के बाद। ठीक है, तो ये नाउ इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि सिर्फ टैक्स के पहले वाला आ गया। फिर टैक्स लेस कर देंगे तो ईएटी आ जाएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। देन उसके बाद अगर डिविडेंड पेड किए हैं हमने, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिए हैं, तो डिविडेंड जो है वो लेस हो जाएगा, तो रिटेन अर्निंग आ जाएगी। इनकी ओवरऑल जो हमारे पास बचा वो ये आएगा। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ऐसे बनती है इनकम स्टेटमेंट। देन आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के दो फॉर्म है। ये हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। ठीक है, एक वर्टिकल फॉर्म भी होता है बैलेंस शीट का। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, यानी कि टी शेप में है। एक साइड लाइबिलिटीज होती हैं, एक साइड एसेट होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इनके भी अंदर अलग अलग फॉर्म है। ऑनर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इधर भी सेम है। करंट एसिड, नॉन करंट एसिड, जिसको हम इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। देन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स यानी कि जो फिक्स रहती हैं। ये देखो, ये बैलेंस शीट आपको अब वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी हुई है टी शेप में, और ये वर्टिकल फॉर्म में। पहले लाइबिलिटीज सारी होंगी, फिर उसके बाद एसेट्स होंगे, फिर एंड में दोनों को टोटल कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट मैच कर दी जाएगी। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है जिसमें सिर्फ कैश की एक्टिविटी रखी जाती है। सारी एक्टिविटी जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आती है। फाइनेंशियल एक्टिविटी फाइनेंशियल कैश फ्लो में आती है। ठीक है, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है वो भी प्लस माइनस होएगा। देन ओपनिंग बैलेंस निकाला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेशोज। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रेशोज। रेशोज क्या होती हैं? सिंपली अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर। ठीक है, तो रेशोज क्या है? रिप्रेजेंट करना अर्थमेटिक इक्वेशंस को इन अ नंबर, नंबर की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि x/y, 10/3, 10/5 ऐसे। ठीक है, क्या होएगा? वन नंबर डिवाइडेड बाय अदर नंबर, उसको बोलेंगे रेशो। ये एक टेक्निक है एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, ताकि आगे जाके डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, रेशियो एनालिसिस से जो निकल के आता है तो वो हमें
डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देन यूजेस, इसके मैनेजर्स के लिए यूज क्या है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, फोरकास्टिंग और प्लानिंग में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है, कंट्रोल करने में हेल्प करती है, शेयर होल्डर को हेल्प करती है, क्रेडिटर और एम्प्लॉय सबको हेल्प करती है। ठीक है, जिन्होंने भी कंपनी में शेयर लगाने हैं सबको हेल्प करती है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है? मेन लिमिटेशन ये है कि यूज ऑफ सिंगल रेशो, हम एक ही रेशो का एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। एडुकेट स्टैंडर्ड्स नहीं पता होते हैं हमें कभी कभी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हम वो पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। देन पर्सनल बायसनेस आ जाती है ऑडिटर के द्वारा। और ये अनकंपेरेबल, एक रेशो को दूसरी रेशो से कंपेयर नहीं कर सकते, सब रेशो अलग अलग है। दैट इज द रेशोज। रेशोज चार तरह से रखी हुई हैं: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में क्या है? लिक्विड एसिड का पता करना होता है लिक्विड रेशो में। तो उसमें कौन कौन सी आएंगी? करंट रेशो, लिक्विड रेशो और कैश रेशो। देन सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी किसको बोलते हैं? सॉल्वेंसी डेटर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंसी यानी कि डेट, जो भी हमारा लोन है, जो भी किसी से लोन लिया हुआ है या लोन चल रहा है, उसके ऊपर जो भी रेशियोज निकलेंगी: डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू टोटल कैपिटल रेशो, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, कैपिटल गियरिंग। ठीक है, मतलब ये जिससे कंपनी की सॉल्वेंसी पता चले, कितनी वो स्टेबल है। ठीक है, डेट और इक्विटी से ही पता चलेगी, कैपिटल से ही पता चलेगी। तो ये सब इसमें आएंगी। देन एक्टिविटी रेशो, यानी कि जो जो एक्टिविटी हो रही है, इन्वेंट्री खरीद रहे हैं तो इन्वेंट्री रेशो, डेटर्स है हमारे पास तो डेटर रेशो, क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर रेशो, फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट रेशो, टोटल एसेट्स भी हैं तो टोटल एसेट रेशो, वर्किंग कैपिटल्स भी यूज हो रही हैं वो भी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है तो वो भी। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो मतलब कि प्रॉफिट काउंट करना है, तो प्रॉफिट किस किस में आएगा? जिस जिसमें प्रॉफिट आएगा वो सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आएंगी। ठीक है, यानी कि जो कि हमारी सेल से रिलेटेड हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेशन रेशो, ऑपरेशन प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस रेशो, इन सबसे ही प्रॉफिट निकल के आता है ना, तो इसलिए ये सारी प्रॉफिट रेशो में आएगी। अब जो सेल से है वो ये सारी हैं, और जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा है उसकी रेशियोज कौन सी हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंडर आती हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग रेशो। देन सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो हमने पहले ही पढ़ा, ये किससे कंसर्न है? करंट ऑब्लिगेशन से, यानी कि करंट में जो डीलिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इसकी तीन रेशो है: करंट रेशो, क्विक रेशो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। क्विक और लिक्विड दोनों एक ही नाम है, क्विक एसिड और लिक्विड तीनों एक ही चीज है। देन कैश, तो करंट रेशो कैसे निकलती है? करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। दी होगी आपको क्वेश्चन में, करंट एसिड्स भी दी होंगी, करंट लाइबिलिटीज भी दी होंगी, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, आपके पास करंट रेशो आ जाएगी। देन क्विक रेशो कैसे निकलती है? ऊपर करंट एसिड की जगह लिक्विड एसिड आ जाता है। ठीक है, करंट एसिड की जगह ऊपर लिक्विड एसिड आ जाता है। लिक्विड एसिड कैसे निकालते हैं? टोटल एसिड में से करंट एसिड माइनस कर दो तो लिक्विड एसिड निकल आएगा। ठीक है, अगर हमें लिक्विड निकालना है तो लिक्विड एसिड कैसे निकलेगा? टोटल में से करंट माइनस कर दो, जो बचा वो सारा लिक्विड है। ठीक है, इसका मेन आइडल रेशो इसकी क्या होती है? 1/1। इसकी देन कैश रेशो, कैश रेशो कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, नीचे करंट लाइबिलिटी ही रहेगी। ठीक है, देन आ गई हमारी एक्टिविटी रेशोज, जिसमें ये सारे स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री हमने पढ़ा, एक्टिविटी जो जो एक्टिविटी हो रही है वो वाली। तो सबसे पहले इन्वेंट्री पढ़ा था। इन्वेंट्री में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी हमने बेचा, जितना भी बेचने में पैसे लगे, कॉस्ट, वो
डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जितनी इन्वेंट्री हमारे पास एवरेज है वो। देन इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, ये पीरियड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डेज इन ईयर, पूरे साल में जितने ईयर होते, पूरे साल में जितने डेज होते हैं, यानी कि 365 डिवाइड बाय जो रेशो निकल के आई है वो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अगर हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड निकल आएगा हमारे पास। ये जो बेटा रेशोज हैं ये आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। देन डेटर टर्नओवर रेशो, यानी कि डेटर तो आएंगे ही आएंगे, डेटर नीचे आ जाएंगे। आपने इसमें ये देखा होगा कि जो चीज की बात की जा रही है वो नीचे आ रही है और उसके साथ एवरेज लग के आ रहा है ना? तो अब डेटर की बात हो रही है तो डेटर भी क्या है, नीचे आएंगे, साथ में क्या लग के आएगा, एवरेज लग के आएगा। आपको ऊपर याद रखना है, ऊपर क्या है, डेटर में नेट क्रेडिट सेल है, ठीक है, डेटर में क्या है, नेट क्रेडिट सेल। और इसका भी अगर एवरेज पीरियड निकालना है तो जितने दिन उन्होंने काम किया, वर्किंग डेज डिवाइड बाय जो भी टर्नओवर रेशो है वो। क्रेडिटर में भी नीचे क्रेडिटर आएंगे एवरेज के साथ लग के, और ऊपर क्रेडिट परचेज आएगी। क्रेडिटर में परचेज आएगी और डेटर में सेल आएगी। कौन सी वाली सेल? क्रेडिट सेल। और इधर भी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट ही आएगी। इसका भी वर्किंग डे पेमेंट पीरियड निकालना है तो वर्किंग डेज को इसकी रेशो के साथ डिवाइड कर देंगे। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फिर से वर्किंग कैपिटल एवरेज के साथ नीचे और ऊपर सेल। ये तो आसान है याद करना। देन थर्ड आ गई हमारी सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में जो नाम लिखे हुए हैं ना वही दोनों को डिवाइड करना है। डेट इक्विटी रेशो, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ये डेट है, आउटसाइड फंड यानी कि डेट, आउटसाइड फंड दिए हुए हैं हमने यानी कि डेट क्रिएट हुए हुए हैं, तो ऊपर डेट नीचे इक्विटी। इक्विटी कौन होता है? शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी होते हैं, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी। देन डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो, फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन सेम इसी को ही लिख देना है, फंडिंग डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन रेशो। बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। प्रोप्राइटी और इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो है तो इक्विटी ऊपर आ गया, नीचे टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ रेशो, फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है तो फिक्स्ड एसेट इस, ये देखो सॉल्वेंसी में जो लिखा हुआ है ना वो ऊपर ही रहेगा, और जो हमने पहले की थी एक्टिविटी में जो लिखा हुआ है वो नीचे आ जाता है ना? डेटर रेशो में डेटर एवरेज डेटर नीचे आ गए थे ना, लेकिन सॉल्वेंसी के केस में जो लिखा हुआ है वो ऊपर ही रहेगा। फिक्स्ड एसेट लिखा है तो फिक्स्ड एसेट ऊपर रहेगी। नेटवर्थ लिखा है, नेटवर्थ किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है, तो शेयर होल्डर फंड नीचे आ गए। नाउ करंट एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशो, तो करंट एसेट ऊपर लिखा है तो करंट एसेट ऊपर आएगा, नीचे शेयर होल्डर फंड। डेट डेट टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट आगे, डेट किस पे होते हैं? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की इनकम पे डेट होते हैं, तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आ गई, मतलब कि प्रॉफिट वाली रेशो आ गई। इसमें भी जो लिखा होगा वो ऊपर ही रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर डिवाइड बाय सेल इनटू 100, इसमें सब में 100 के साथ मल्टीप्लाई करना ही करना है प्रॉफिटेबिलिटी में। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट ऊपर आ गया, नीचे सेल इंटू 100। ऑपरेशन में ऑपरेशन ऊपर, सेल नीचे इंटू 100, इसमें सबके नीचे सेल है। प्रोप्राइट प्रॉफिटेबिलिटी में सबके नीचे क्या है? सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग ऊपर, नीचे सेल इंटू 100। कैश प्रॉफिट कैश ऊपर, सेल नीचे इंटू 100। एक्सपेंस रेशो एक्सपेंस ऊपर, नीचे सेल इंटू 100। ये तो इजी है ना सारे, नीचे सेल ही रहेगी। नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आ गया। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है
तो नीचे शेयर होल्डर फंड, ऊपर इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने ऊपर एक पढ़ा था, इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी। इनकम स्टेटमेंट में हमने देखा था इनकम आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, टैक्स देने के बाद जो पे किया जाता है वो किनको किया जाता है, शेयर होल्डर्स को किया जाता है ना, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनकम आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स लिया है, क्योंकि अब जो है अब सिर्फ शेयर होल्डर को पे करने वाली अमाउंट रह गई है, बाकी सब की सब जो है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नीचे आ जाएगा, ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस कर देना है, क्योंकि किसकी निकाल रहे हैं, इक्विटी की निकाल रहे हैं। तो इक्विटी की निकाल रहे हैं तो प्रेफरेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो पहले से ही माइनस कर देना है। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालनी है, टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जितने इक्विटी शेयर है उसके साथ डिवाइड करके। ये जरा देखो एक बार। हाँ जी, डिविडेंड यील्ड निकालना है तो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब पर शेयर की निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पर शेयर को लेके चल। देन डिविडेंड पे आउट निकालना है तो डिविडेंड डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो निकालनी है तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग यील्ड निकालनी है तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, अर्निंग में इनटू 100 है और प्राइस अर्निंग में 100 नहीं है, बस यही फर्क है दोनों। देन लीवरेज रेशियो आ गई, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय प्रेफरेंस कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। देन फाइनेंशियल लीवरेज, इसमें आएगा इनकम बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर प्रॉफिट टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी ऐड कर देना है नीचे जो डिवाइड होना है उसमें। हाँ जी, क्लियर हो गई रेशियोज। ये आपको बेटा याद करनी पड़ेंगी, ये रेशियोज हैं तो रेशियोज की आपको सारी याद करनी पड़ेंगी। क्लियर है पॉइंट्स। ये यस जो मैम। पीपीटी है वो मैं आपको, उसका लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, ठीक ताकि है मैम। फ्यूचर में आपके लिए हेल्प रहे। ओके।